Hello, my students. This is your mentor Shivam sir. So finally, RRB NTPC 2024 vacancies out. This vacancy is only for undergraduate and graduate candidates. So चलो हम लोग स्क्रीन पे दिए गए नोटिफिकेशन हैंडआउट को चेक कर लेते हैं। शिवम सर ने आपका जो एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में अभी जो अनाउंस किया है कि बहुत ही एक उम्दा वैकेंसीज आने वाले हैं हमारे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो ग्रेजुएट वाले जितने सारे लोग हैं कि ग्रेजुएट पोस्ट के लिए बैठने वाले हैं, तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो गया है इससे पहले, तो उसको एक बार प्रिपेयर करके देख लीजिएगा। और अभी जो डिस्कस करने वाले नोटिफिकेशन ये पूरा अंडर ग्रेजुएट के लिए है। तो ये वाले नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये पूरा अंडर ग्रेड के लिए, यूजी के लिए आप कह सकते हो, अंडर ग्रेड के लिए पूरा पोस्ट है। तो एक बार नजर में डाल देते हैं कि यहाँ पे आपका क्या क्या पोस्ट है, क्या बोला है रिक्रूटमेंट में आपका पूरा नोटिफिकेशन के अंदर। एक बार उसको एक बार पूरा डिटेल तरीके से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कि ये रिक्रूटमेंट हो रहा है अलग अलग पोस्ट के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए जो अभी आपको बोला गया है नॉन टेक्निकल है, सारा नॉन टेक्निकल, ठीक है। जैसे रेलवे की तरफ से इसके पहले एक एलपी आया है, दैट इज लोकोमोटिव पायलट के लिए, ठीक है। अभी जो ये लोको पायलट के लिए जो आया था, ये बेसिकली एक टेक्निकल पोस्ट माना जाता है। फिर आपका आरआरबी जेई जो है, ये आपका एक टेक्निकल पोस्ट माना जाता है, आरआरबी जेई। लेकिन आपका जो ये सारे हैं, ये सारा आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट है। लेकिन नॉन टेक्निकल के अंदर में बहुत सारे क्रीमी और एक अच्छा पोस्ट है, अच्छा पे स्लिप के हिसाब से आपका एक पोस्ट है। तो एक बार उसको नजर मार के एक बार देख लेते हैं क्या क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। अच्छा, तो पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन कब आया, कब आपका क्लोजिंग डेट चल रहा है, क्या है, एक बार देख लेते हैं। पहले टाइम में आरआरबी वेबसाइट के अंदर में जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है, दैट इज 20 सितंबर को ये आपका यूजी पब्लिश हुआ है, मतलब अंडर ग्रेड के लिए पब्लिश हुआ है। इसके पहले हमारा जो ग्रेजुएट वाले हैं वो ऑलरेडी 13 सितंबर को पहले ग्रेजुएट वाले पब्लिश हुआ, और अंडर ग्रेजुएट वाले खुला है 20 सितंबर को, ठीक है। 20 सितंबर को पब्लिश हुआ। आपका 21 सितंबर से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है कब से कब तक चलेगा, आपका बेसिकली 21 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 20 अक्टूबर तक चलेगा। 20 अक्टूबर का टाइमिंग भी दे दिया, देखो 11 बजे और 59 मिनट, मतलब ये रात का, नाइट का टाइम दिया है, ताकि जैसे ही 60 मिनट हो जाए और ये 21 अक्टूबर हो जाए तो आपका उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, फीस के ऊपर एक बार देख लेते हैं। डेट ऑफ द फीस आफ्टर द क्लोजिंग डेट के बाद अगर मान लो कि आपने पूरा एक अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद पूरा फॉर्म फिलअप हो गया, फॉर्म फिलअप के बाद जो आपका नीचे जाके जो आपका फीस होंगे, कभी कभार क्या होता है जो लेट लतीफ लोग हैं कि वो एकदम लास्ट मिनट में करेंगे, लीड लोग हैं कि नहीं पहले के नहीं करेंगे, लास्ट मिनट में पोर्टल खोल के बैठे हैं। और क्योंकि बहुत सारे लाखों यहाँ पे एप्लीकेशन आने वाले हैं इस बार, तो कभी कभार क्या होता है कि एवरी टाइम देखा गया है कि इसके पहले भी जब 2019 में जो आरआरबी का नोटिफिकेशन आया हुआ था सेम यही पोस्टेड के लिए, अभी 5 साल बाद दोबारा आ रहे, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे जम चुके हैं कि जो लोग इस बार बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके एग्जाम देंगे तो वो पहले ही टाइम में आपका फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो इसको प्लीज एक निवेदन है कि लास्ट मिनट तक मत रुकिए, नहीं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका शायद फिलअप तो हो जाएंगे, लेकिन शायद वहाँ पे अगर सर्वर का इशू है तो ये फीस जो है फीस ढंग से नहीं भर पाओगे। तो ढंग से अगर नहीं भर पाए तो आपको लास्ट मिनट का एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का ही आपको टाइम होगा कि ये फीस भर पाओ। अगर ये दिन के अंदर अगर फीस नहीं भर पाओगे तो पूरा जो आपका फॉर्म है उस फॉर्म को कैंसिल माना जाएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। और आपका जो पूरा टाइम है ये पूरा टाइम बर्बाद चला जाएगा। अच्छा, नीचे जो लास्ट पॉइंट है इस टेबल पे ये देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि डेट फॉर द नोटिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन द एप्लीकेशन। अगर मान लो कि यहाँ पे किसी ने इंसान ने पूरा एप्लीकेशन डाला हुआ है, वहां पे हम इंसान लोग हैं कि अगर जल्दबाजी में कुछ इंफॉर्मेशन में अगर प्रॉब्लम हो गया, कुछ इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं हुआ, जो बाद में नोटिस आया, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, पूरा जो चीज आपका जो ये पूरा मामला हो जाएगा, जैसे फॉर्म फिलअप कर दोगे एप्लीकेशन का, फिर ये आपका फीस भर दोगे, उसके बाद 23 अक्टूबर से आपके पास टाइम होगा 1 नवंबर 1 नवंबर तक, 23 अक्टूबर 7 दिन का, ठीक है। 7 डेज का एक टाइम होगा, 7 डेज का एक करेक्शन विंडो खुलेगा, जहां पे जाके आप वापस यही एप्लीकेशन खोल के जो चीज गलत हुआ है उसको सही करके आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे एक बार देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए पूरा आपका जो वैकेंसीज है ये आया हुआ है। फर्स्ट 4 पोस्ट के लिए अंडर ग्रेजुएट, पहले अच्छा नजर मार लो कि ये अंडर ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए। अंडर ग्रेजुएट के अंदर सबसे पहले कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है, ठीक है, जो सिंपल वे में अगर बोलो तो टिकट कलेक्टर। दूसरा ट्रेन क्लर्क के लिए, जो हेल्पर्स होते हैं उनके लिए। फिर जूनियर क्लर्क एंड टाइपिस्ट, ठीक है। दूसरा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसका ही दोनों सीनियर पोजीशन के लिए ऑलरेडी हम ग्रेजुएट वाले पोस्ट में देख लिया है। ग्रेजुएट वाले एक बार नोटिफिकेशन का जो वीडियो है उसको एक बार देख लीजिएगा, इनका ही
सीनियर वाला जो पोस्ट है वो वहां पे कवर्ड अप है। अच्छा, इस चीज को एक बार ध्यान पूर्वक देखिएगा कि जोनल रेलवे का मतलब क्या है। जो हमारा रेलवे का जो पूरा जो एग्जाम है, पूरा एग्जाम ये जोन वाइज कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अलग अलग जोन है, नीचे टेबल एक दिया हुआ है जहाँ पे पूरा डिटेल तरीके से हर एक जोन का हर एक जोन का ईमेल आईडी के साथ साथ कौन से लोकेशन के सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उनको एक बार देखिएगा क्योंकि ये आपको जो फॉर्म जब आप भरेंगे उसके टाइम में आपको इसको प्रेफरेंस देना है कि कहाँ से आप एग्जाम देने वाले हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कहाँ से आप एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे एक बार और देख लीजिए कि क्या क्या है। अच्छा, ये इसके नीचे बोला गया है कि एज लिमिट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं। अगर आपका ये एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं होता है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, या सिंपल वे में बोलूं तो एडमिट कार्ड ही नहीं आएंगे। चलिए, ये जो पूरा एज है ये देखा जा रहा है आपका 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। यहाँ पे एज लिमिट 18 से 33 साल तक है और उसके साथ साथ आपका 2 साल या 3 साल का रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू द जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया है उसके हिसाब से। पहले आपका जो कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क का जो यहाँ पे आपका पहले देख लेते हैं 7 पे कमीशन के हिसाब से। पहले आपका टिकट कलेक्टर का 3 पे कमीशन के हिसाब से चल रहा है। बाकी अगर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का देखें तो 2 कमीशन के हिसाब से चल रहा है। जूनियर का भी 2 कमीशन के हिसाब से, ट्रेन क्लर्क का भी 2, इन तीनों का 2 सेकंड कमीशन के हिसाब से बेसिकली पेमेंट आ रहा है। उसके हिसाब से देखें तो इनिशियल पेमेंट आपका कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर का हो रहा है आपका 21,700, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का हो रहा है 19,900, फिर आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 19,900 और ट्रेन क्लर्क का 19,900, मतलब इन लोगों का सेम। बाकी मेडिकल, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो रेलवे एग्जाम के हिसाब से अगर रेलवे एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये क्लियर करना है। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहे तो फिर से वही चीज, आपका पूरा जो फॉर्म है जितना भी आप मेहनत किया वो सारा कुछ आपका बर्बाद चला जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से अगर देखें तो देखो यहाँ पे आपका जो प्रेफर्ड एज है, प्रेफर्ड एज बेसिकली 18 से 30 साल के अंदर है आपका। इसी टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 से 30 साल के अंदर, लेकिन अगर रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड होते हैं तो 18 से 33 साल की उम्र तक आप भर सकते हो। टोटल अगर वैकेंसीज है आपसे अगर आप अलग अलग करके देख लोगे, ट्रेन क्लर्क का सिर्फ 72 लोग हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का 361 और सबसे ज्यादा आपका टिकट कलेक्टर का 2022, ठीक है। टोटल मिला के हो रहा है आपका 3,445। इसके अंदर में जितना भी सारा आपका रिजर्वेशन कैटेगरी के वैकेंसी है सारा इंक्लूडेड करके यहाँ पे बोला गया है, अलग अलग नहीं। यहाँ पे थोड़ा एक बार नजर रखिएगा। अच्छा, रिजर्वेशन किन किन लोग को मिल रहा है? रिजर्वेशन बेसिकली मिल रहा है जितने आ रहे हैं हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल वाले, फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, फिर आपका जो डिसेबिलिटीज वाले हैं और एक सर्विसमैन वाले, इनको एज का रिलैक्सेशन मिल रहा है। एज का रिलैक्सेशन कितना कितना मिल रहा है वो ऑब्वियसली नीचे वाले टेबल पे है, हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और चीज देख लीजिएगा, जब आप अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट मतलब फॉर्म फिल करने से पहले जब अकाउंट बनाएंगे आरआरबी के साइड में, ठीक है, तब आपका ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मोबाइल नंबर के बारे में एक बार चीज आपको बोल दे, ये आधार के साथ लिंक होना चाहिए। अगर ये आधार के साथ लिंक ना हो तो आपका ओटीपी नहीं आएंगे। ओटीपी आपका ईमेल में भी आएंगे और फोन नंबर में भी आएंगे, और फोन नंबर में भी आएंगे। अगर आपका ईमेल में आ गया, फोन नंबर में नहीं आया तो भी आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं होगा, और अगर आपका फोन नंबर में आया लेकिन ईमेल में नहीं आया तो भी अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं होगा। मतलब ओटीपी दोनों में आना है, एंड दैट इज द मेन रीजन कि ये दोनों चीज को वेरीफाई करवा रहा है। तो दोनों चीज को बहुत अच्छी तरीके से दीजिएगा, और दोनों अपना चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई और कैंडिडेट का आप किसी अकाउंट खाली बनाने के लिए उसको भर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आगे जाके वो कैंसिल हो जाएगा सारा चीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अकाउंट हमने बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद हम फिर देखेंगे कि कितने स्टेजेस में एग्जाम हो रहा है। एग्जाम कितने स्टेजेस में हो रहा है सर? एग्जाम पहले आपका सीबीटी करके करवाया जाएगा। सीबीटी मतलब 2 स्टेज ऑफ सीबीटी होंगे, और उसके बाद डिपार्टमेंट के अनुसार आपका, जैसे एक डिपार्टमेंट का मान लीजिए जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल्स होना है, वहाँ पे टाइपिंग स्किल्स होंगे। टाइपिंग स्किल्स होंगे मतलब जैसे आपका अकाउंट क्लर्क और कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखो कि टिकट कलेक्टर के लिए ऑब्वियसली कोई टाइपिंग स्किल की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे आपको सिंपल सीबीटी 1 and 2 करवा के फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, अंत में जाके आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन, क्या सर ये बाकी स्ट्रीम के भी, बाकी मतलब आपके पोस्ट के लिए भी चाहिए? हाँ, जरूरी, बाकी पोस्ट के लिए भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सीबीटी के बाद अगर आपका टाइपिंग स्किल्स है या नहीं है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन सबके लिए सेम है, सबके लिए बराबर है, ठीक है। और जैसे कि क्लियर हो जाएंगे, अगर आपका पूरा
फोकस रहा। जैसे आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास एक कॉल लेटर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे हो रहा है सर? शॉर्ट लिस्टिंग में देखिए डिटेल्स वो में दिया हुआ है। जैसे पहला आपका सीबीटी 2 स्टेज में होता है। जैसे ही आपका पहला सीबीटी कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट सीबीटी डन, सेकंड सीबीटी के टाइम है बेसिकली जो जो डिपार्टमेंट के अनुसार वैकेंसीज है, जैसे हमने अभी क्लर्क पोस्ट के लिए देखा, सॉरी टिकट कलेक्टर पोस्ट के लिए देखा है कि वहां पे 2022 का मतलब 2022 वैकेंसीज है। तो जैसे ही आपका सीबीटी 1 खत्म हो जाएगा, सीबीटी 2 के लिए कितने लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए? 2022 का 15 गुना, 2022 का 15 गुना यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपके जो डिपार्टमेंट अनुसार जितना भी आपका टाइपिंग स्किल्स वगैरह है उनको वहां पे वो टोटल आपका वैकेंसीज का मतलब जैसे 2022 अगर मान लो इतना है, इसका 8 गुना बुलाया जाएगा। ऐसे करके चीजें हो रहा है। फिर आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या बोला है कि अगर एक कोई गलत आंसर कर रहे हो तो 1/3 आपका होगा गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत जा रहा है तो आपका बेसिकली 0.33 मार्क्स घट रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत चला गया तो 1 मार्क्स आपका घट रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे थोड़ा एक और चीज आपको देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको एक बार ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट्स को अपने नाम, अपने फादर पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये जैसे एसएसएल या मैट्रिकुलेशन या फिर हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि अंडर ग्रेड के लिए है तो इसीलिए यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन या क्लास 10th लेवल का या हाई स्कूल का और चाहे एडमिट का रजिस्ट्रेशन में जिसमें जितने भी हो उसमें सेम होना चाहिए कि आपका नाम सेम होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम सेम होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। अगर इनकेस नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक एफिडेविट एक आपको सबमिट करना होगा। कब के टाइम में? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, और आपको प्रूफ करना है कि कोई एक गलती के दौरान इसलिए ये हुआ था, नहीं तो बाकी मेरा नाम तो यही है, मेरा पिताजी का नाम भी यही है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम वही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपको दो तीन चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो कि है आपका एक है आपका सिग्नेचर, जो बाद में हम थोड़ा देखेंगे कि सिग्नेचर कितने सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्नेचर जो आपका सिग्नेचर होगा वो एक पर्टिकुलर आरआरबी एक डायमेंशन दे दी होगी, उसी डायमेंशन के अंदर ये सिग्नेचर करना है। और बाकी आपका फोटोग्राफ का भी एक बार ध्यानपूर्वक देखना है कि उसका भी एक डायमेंशन है पर्टिकुलर, वो अगर आप नहीं अपलोड कर पाओगे तो फॉर्म भी आपका रिजेक्ट होगा या फिर करेक्शन विंडो में चला जाएगा। करेक्शन विंडो के टाइम में फिर आपको भरना है उस चीज को, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ये सिग्नेचर और आपका जो फोटोग्राफ्स का चीज है इसको देखने से पहले एक बार मेडिकल टेस्ट का देख लेते हैं। जो आपने इसके पहले हमने एक टेबल में देखा हुआ था कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो क्या कहते हैं बेसिकली यहाँ पे जो A3 स्टैंडर्ड है, इसी A3 स्टैंडर्ड के अंदर देखो आपको फिजिकली फिट तो हर एक चीज में होना है, ठीक है। तो टोटल आपका 4 पोस्ट का वैकेंसीज आ रहा है अंडर ग्रेड के लिए, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो यहाँ पे आपको फिजिकली फिट तो हर एक चीज में दिखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आई विजन का थोड़ा चीज को लेके ये लोग स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बोला गया कि A3 स्टैंडर्ड के हिसाब से मतलब जिन पोस्ट के लिए A3 को क्लियर करना है उनके लिए देखो डिस्टेंस विजन, दूर का विजन ठीक से देखना है। दूर का विजन अगर किसी भी जगह पे जाके एक बार पावर नपा लोगे आप तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि 9/6 6/9 6/9 करके बोला है विदाउट द ग्लासेस, ठीक है। एक बार अगर वहां पे जाके किसी को भी आप बोल दोगे कोई भी शॉप के अंदर तो वो चेक करके आपको बता देगा कि आपके जो आई है तो आई का विजन क्या है क्या नहीं है। बाकी नियर विजन के लिए SN06 विदाउट द ग्लासेस, आपको कलर विजन अच्छे से होना चाहिए। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलर ब्लाइंडनेस को एक डिसेबिलिटी मानते हैं, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस कोई डिसेबिलिटी नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस को डिसेबिलिटी के अंदर प्लीज कंसीडर मत कीजिएगा, ठीक है। और पूरा यहाँ पे रेलवे के अंदर रेलवे ने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड वे में एक आपका पूरा जो डिसेबिलिटीज के ऊपर एक पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, तो वहां पे एक बार अगर आप देख लेते हो, ठीक है, वहां पे अगर आप देख लेते हो तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज को एक बार डिसेबिलिटी के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी के अंदर इसको एक बार ध्यान रखना है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ नेपाल या भूटान, और तिब्बतन रिफ्यूजीज थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, जो अगर इनकेस आपका नहीं आ रहा है तो प्लीज क्लैरिफाई करवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एज लिमिट, थोड़ा बहुत एज लिमिट के ऊपर एक बार देख लेते हैं, जो पहले हमने ऑलरेडी दिया है कि 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कंसीडर किया जा रहा है। देखो, एज ग्रुप 18 to 13 के लिए आपका 1992 2 जनवरी से पहले इसका जन्म नहीं होना चाहिए, इसके बाद ही इसका जन्म होना चाहिए, और देखा जाएगा 1 जनवरी 2025 के हिसाब से अगर 18 से 33 के बीच में तो ऑब्वियसली आप फिलअप कर सकते हो फॉर्म फिलअप को, ठीक है। और बाकी SC SC OBC फिर PWD इन सब के लिए रिलैक्सेशन मिला हुआ है, एक सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन मिला हुआ है। यहाँ पे पूरा टेबल है कि कितने कितने साल का वो 18 से 33 के बाद कितने 18 से
इसके बाद यहाँ पे पूरा रिलैक्सेशन आप लगा के ऐड करके देख सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो। एक चीज आप ध्यान पूर्वक देख लेना इसके बाद कि पूरा ये जो डिसेबिलिटी का चीजें हैं, डिसेबिलिटी के अंदर कौन से चीज को कैसे डिसेबिलिटी माना जाता है, कैसे डिसेबिलिटी यहाँ पे कंसीडर करते हैं, उसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। बिकॉज आरआरबी इज वेरी स्ट्रिक्ट विद मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। वो मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, स्पेशली ये सारे पोस्ट के अंदर। हमारे यहाँ पे सर आपने बोला कि अकाउंट बनाना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप कराना पड़ेगा, फिर आपका जो पेमेंट वाला चीज आते हैं, पेमेंट में कितना पेमेंट किसको करना है। यहाँ पे अगर सिंपल वे में, सिंपल भाषा में अगर देखूं तो ये जो 500 रुपए है वो अगर आप जनरल कैटेगरी के बॉयज निकले तो आपको 500 रुपए देना है। अदर देन दैट अगर जनरल का गर्ल्स भी निकले, मतलब फीमेल हो या फिर पीडब्ल्यूडी हो या फिर कोई भी माइनॉरिटी कास्ट का हो, ट्रांसजेंडर हो, एक सर्विसमैन हो, सबके लिए 250 रुपए। ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है? मोड ऑफ पेमेंट आपका यूपीआई है, इंटरनेट बैंकिंग है, सब कुछ है। आप क्लोजिंग डेट से पहले प्लीज कर दीजिएगा। और मेरा प्लीज एक निवेदन है आप लोगों से, जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो बीच वाले या पहले स्टार्टिंग वीक में या मैक्सिमम बीच वीक में आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। लास्ट वाले वीक के हिसाब से आप प्लीज फॉर्म फिलअप में ध्यान मत दीजिए, फॉर्म फिलअप में प्लीज ध्यान मत दीजिए, प्लीज ध्यान मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि सर्वर का बहुत इश्यूज आता है एंड ऑब्वियसली वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे एंड आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा तो पूरा ये जो 5 साल का एक गैप है कि जिसके बाद ये आरआरबी दोबारा इतने सारे वैकेंसीज लेके आए हैं तो वो वेस्ट चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ वैकेंसीज और फिर एक सर्विसमैन के लिए डिटेल्स में कुछ चीजें हैं, यहाँ पे अगर देखना है तो देख लीजिएगा। मैं ये पीडीएफ अटैच कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और किसी के भी रिगार्डिंग अगर कोई भी डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग सर कि हमें ये डिसेबिलिटीज है, ये क्या कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अगर जो भी चीजें होते हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और ये पूरे जितने सारे आपका प्रिपरेशन चलेंगे उसके हिसाब से हम एक बार फ्री में सारे चीज को हम लाएंगे, सारे प्लेलिस्ट बनाएंगे और बहुत ही जल्दी उम्दा सारे वीडियोस आने वाले हैं आपके मैथ्स फिर रीजनिंग फिर आपका जनरल अवेयरनेस, जीएस, सब कुछ रिगार्डिंग एक वीडियोस आएंगे। प्लीज फॉलो करते रहिए अपने विवासवन एजुकेशन चैनल को। एक बार जो यहाँ पे जो आपका टेस्ट है, ये टेस्ट के रिगार्डिंग ही हम आपको बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपका 1 घंटे 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसके अंदर में आपका जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स का 30 क्वेश्चन आएंगे और जीआईआर रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका जो नेगेटिव मार्किंग का बोला है वो ये 1/3 फॉर ईच क्वेश्चन। और जैसे सीबीटी 1 आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स में पूरा आपका देखो सिलेबस बढ़ा हुआ है। यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, जैसे वो हो जाएगा फिर उसके बाद आपका सेकंड स्टेज सीबीटी 2 आ जाएगा। सीबीटी 2 के अंदर टाइम सेम रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का इंक्रीज हो जाएंगे। पहले हम 100 क्वेश्चन का दे रहे थे, अभी 120 का क्वेश्चन का देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका जो बाकी जो मैं बोल रहा था आपका यूट्यूब के बारे में, सारा कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, पूरा आपका जो जितने सारे प्लेलिस्ट है, जैसे मान लीजिए मैथ्स के प्लेलिस्ट आएंगे, फिर जनरल अवेयरनेस के प्लेलिस्ट आएंगे, फिर रीजनिंग के प्लेलिस्ट आएंगे। प्लीज ये आपका चैनल को फॉलो करते रहिएगा बिकॉज आपका कोई है यहाँ पे फीस देने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ फ्री में है। खाली आपको जो करना है वो है आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि क्या हो कि हम जैसे कोई वीडियोस अपलोड कीजिए तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे और सबसे अपडेटेड अप रहे। एंड फ्री में ये वीडियोस आने वाले हैं और ऐसा नहीं है फ्री वीडियोस बहुत काम के नहीं हो रहे, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ही काम के होंगे और बहुत अनोखी चीजें आपको मिलेंगे। हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का शॉर्टकट ट्रिक्स नया नया तरीका आपको देखने को मिलेगा और जितना सारा हो सके चीजें हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आशा रखता हूँ और मेरे दिल से दुआ है कि आपका एग्जाम इस बार निकल जाए। जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे इतने साल से वेट करके बैठे कि रेलवे कब फॉर्म निकालेगा, तो रेलवे देखो फॉर्म निकाल दिया और एक नहीं दो आपका अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट के लिए। और टोटल अगर मैं बात करूँ तो आपका 3,445 और 8,113 मतलब ग्रेजुएट के लिए और 3,445 आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए। ये बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं, अगर ढंग से प्रिपेयर करो तो एकदम बेशक निकल जाएगा। और हम अभी अपडेटेड आपका जो जितना भी सिलेबस है उसके हिसाब से हम वीडियोस लाने वाले हैं ताकि बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू आपका जो ये मैथ्स का जो एक डर है कि 35 क्वेश्चन को कैसे निपटाए सर, वो बहुत ही जल्दी हम निपटा सकते हैं उसको। एक बार जारी रखिएगा तो सारा सिलेबस कवर किया जाएगा यहाँ पे। और अगेन बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम विवासवन एजुकेशनल फाउंडेशन। थैंक यू। सो नोटिफिकेशन देखना हो गया कंप्लीट, आप करने पड़ेगा अच्छा करके तैयारी। सो विवासवन तुम लोगों के लिए आ गए हैं विवासवन रेलवे क्रैश कोर्स कवर्ड ऑल रेलवे एग्जामिनेशन। दिस क्रैश कोर्स ओनली फॉर 3 months। ओके, सो ये क्रैश कोर्स में तुम लोगों को मिल जाएगा अनलिमिटेड मॉक सीरीज, डाउट सेक्शन अलग करके और अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल और हम लोग का सपोर्ट। सो फॉर मोर डिटेल्स नीचे दिए गए नंबर पे तुम लोग कॉल कर लो और विजिट सिलीगुड़ी कॉलेज का ऑपोजिट पे विवासवन एजुकेशनल फाउंडेशन का ऑफिस है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।